ट्रंप अक्सर अपने स्टेटमेंट और बयान की वजह से चर्चे में रहते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में जो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से पूरी रशिया भड़क चुकी है और वहां के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो डेप्यूटी चेयरमैन थे दिमित्री मेदवेदेव ने उनको न्यूक्लियर चेतावनी तक दे डाली है। तो ये जो ट्रंप का जो बड़बोलापन है, इसकी वजह से पूरा जो यूएसए है वो उनके स्टेटमेंट को क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर ये सारी सिचुएशंस बनी रही तो रशिया यूक्रेन वॉर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन रशिया और यूएसए के बीच में टेंशंस राइज हो सकती है। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रशांत झा, वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स। अब देखिए क्या सिचुएशन हुआ, उसको हम पूरे स्टोरी की तरह समझेंगे। इसमें रशिया का एंगल, यूएसए का एंगल, इंडिया का एंगल भी हम यहां पे रखने की कोशिश करेंगे और पूरा आपको स्टोरी की तरह बताएंगे, ताकि अगर आप और कोई न्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इसका पूरा जानकारी हो जाए। यहां पे देखिए, सबसे पहले ट्रंप की तरफ से यूएसए को, ट्रंप की तरफ से रशिया को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है और इसके रिगार्डिंग जो है हमने यहां पे इस वीडियो में बात भी किया है। अगेन हाँ, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है और इस वाले वीडियो में हमने जो ट्रंप के द्वारा चेतावनी दिया गया था 10 दिन का, इसके बारे में हमने पूरा बात किया, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। 93,000 लोगों ने इसको देखा है। तो अगर आपको समझना है तो इस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, ट्रंप के द्वारा रशिया को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, तो फिर रशिया जो है वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि रशिया को इससे पहले ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, नहीं तो हम सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। तो इधर जो पुतिन है, जो ट्रंप है, वो जेलेंस्की से कह रहे थे हमको लिथियम रिजर्व दे दो, हमको लिथियम रिजर्व दे दो, नहीं तो फिर हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे। लिथियम रिजर्व मान लो मिल गया होगा इनको, इसके बाद वो कहते हैं कि अब लिथियम रिजर्व मिल गया तो जेलेंस्की के लिए कुछ काम करना होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं कि 50 दिन का नंबर जो है वो घटा के 10 दिन का कर देते हैं और कहते हैं कि भैया देखो 8-9 अगस्त तक का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, अगर नहीं करेंगे ना तो फिर हम टैरिफ लगा देंगे, हम जो है सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। और पुतिन जो है वो थर-थर कांपने लगी। ऐसा कभी पुतिन के द्वारा किया जा सकता नहीं। पुतिन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन के जब एलाइड मतलब जो दोस्त होते हैं, जो उनके गवर्नमेंट में होते हैं मिनिस्टर्स, क्लोज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर्जेई मार्को, वो कहता है कि भाई रशिया का वही जवाब है, अल्टीमेटम जो ये दे रहा है ना बंदा, रशिया का वही जवाब है जो हमेशा से रहता है, गेट लॉस्ट एंड गो टू हेल। उसके बाद जो रशिया के, जो पुतिन के जो बेस्ट फ्रेंड समझ लो, जो दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन ने उनको कुछ दिन के लिए जो है वो प्रेसिडेंट भी बनाया था, उनको बोला जाता है, वो कहते हैं कि भाई ये जो ट्रंप का अल्टीमेटम गेम है ना, ये काम नहीं करने वाला है और इससे क्या हो जाएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर तो खत्म होने से रहा, लेकिन रशिया यूएसए वॉर शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई जो ट्रंप हमेशा कहता था हमने वॉर रुकवा दी, हमने वॉर रुकवा दी, वो अपने ही देश को एक वॉर में धकेल देगा। ये यहां पे सिचुएशन हुआ था। उसके बाद अब देखो क्या होता है। उसके बाद यहां पर जो पार्लियामेंट में सिचुएशन गंभीर हो जाता है इंडिया में, क्योंकि ट्रंप के द्वारा सिर्फ रशिया को स्टेटमेंट नहीं देते, ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दिया था। इंडिया के अगेंस्ट क्या, तो उन्होंने बोला था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया था, तो सीज फायर जो कराया गया था वो यूएसए के द्वारा कराया गया था। तो पाकिस्तान तो खूब सपोर्ट करते हैं, अरे थैंक यू ट्रंप, थैंक यू ट्रंप, खूब कहती है, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देती है। लेकिन इंडिया थोड़ी है पाकिस्तान की तरह, इंडिया के पास तो कुछ भाई है कि भाई किसी और के कहने पे हम क्यों सीज फायर करेंगे, हम अगर थप्पड़ मारे हैं तो भाई जिसको थप्पड़ मारे वो हमसे माफी मांगेगा तब हम उसको माफ करेंगे। तो ये सीन था। इसके रिगार्डिंग जो है कई बार ट्रंप का स्टेटमेंट दे चुके हैं। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि ये जो ट्रंप हैं, जो बड़बोले हैं, ये मतलब इतने दिन में 30 बार से ज्यादा जो है वो नाम ले, मतलब इस चीज को लेकर के बोल चुके हैं। और ट्रंप का तो एक दिमाग में था ना भाई कि हम कोई भी चीज अगर 50 बार बोलेंगे तो दुनिया को लगेगा कि ये चीज सही है। फिर बाद में जाकर के जब राहुल गांधी जी के द्वारा मोदी जी के गवर्नमेंट के ऊपर में, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, बोला जाता है राहुल गांधी जी के द्वारा कि अगर जो प्रधानमंत्री है उनके पास अगर इंदिरा गांधी जी का 50% भी हिम्मत होगा तो वो आज पार्लियामेंट में कहेंगे कि ट्रंप इज ए लायर। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन कुछ स्टेटमेंट से मैं राहुल गांधी जी के से समर्थन नहीं करता हूं, मैं अग्री नहीं करता हूं, बट स्टिल अब ये चीज कहते हैं। जिसके बाद जयशंकर जी के द्वारा अलग से स्टेटमेंट बोला जाता है, हमारे
जो पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज से बचने की कोशिश की, ट्रंप के बयान से हट करके बात करने की कोशिश की, उनके बयान को ज्यादा तवज्जो दी नहीं। लेकिन जब ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बिहार का इलेक्शन होता है, फिर आता है कि नहीं यार क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और क्लैरिफिकेशन जयशंकर जी के द्वारा तो दिया गया था, बोला गया था कि कोई भी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा इंटरवेंशन नहीं किया गया, कोई ट्रेड वॉर का बात नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के टाइम पे। लेकिन इनको जवाब चाहिए था मोदी जी से, और मोदी जी जो है वो जवाब देंगे। अब इस इनके जवाब से हमें यह भी पता चला कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ट्रंप के इस स्टेटमेंट को काउंटर क्यों नहीं कर रही थी, झूठा क्यों नहीं बता रही थी। तो जब मोदी जी ने उन्होंने जवाब दिया, भाई उन्होंने बोला कि भाई देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस सिचुएशन में कोई भी तीसरा वर्ल्ड लीडर, मतलब इंडिया पाकिस्तान के लीडर के अलावा और कोई तीसरा वर्ल्ड लीडर जो है हमें नहीं बोला कि सीज फायर कर लो। हाँ, जो अमेरिका है उसके वाइस प्रेसिडेंट ने हमें बार बार 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली फोन कर रहे थे। हम तो वॉर में बिजी थे लेकिन फोन कर रहे थे, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उनका कॉल हमने कॉल बैक किया तो फिर उनकी तरफ से बोला गया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा एक्शन ले लेगा। उन्होंने बोला लेने दो, हम देख लेंगे। तो इस तरह का उन्होंने बताया। और जब ये सारा सीन ट्रंप को कोई जाके बोला होगा, देखो भाई ट्रंप जी, आपके जो दोस्त हैं जिसको आपने हाउडी मोदी में बुलाया था, वो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रंप यार मेरा भाई था यार, वो ऐसे कैसे कर सकता है भाई, हम तो सोचे थे कि वो मेरा सपोर्ट करेगा यार, लेकिन ऐसा हो गया। तो इस तरीके से जो है वो जब उनको पता चलता है तो उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि यार अब तो मेरी पूरी जग हंसाई हो गई, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मोदी जी ने तो मेरा पोल खोल दिया। उसके बाद जो ट्रंप है वो आग बबूला हो जाते हैं। और इधर मेदवेदेव का जो है वो स्टेटमेंट तो आता ही है कि भाई 50 दिन लो, 10 दिन लो, हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जो इससे जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं, रशिया यूएसए वॉर शुरू जरूर हो जाएगा। लेकिन जब ट्रंप को इस मोदी जी के इस स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, फिर ट्रंप जो है सीधा ट्रुथ सोशल के ऊपर में पोस्ट करते हैं, देखो भाई हमको बुरा लगा कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे बोला है, इसीलिए हम मोदी जी के ऊपर में 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, पर बोलना ये यही चाहते थे। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कैसे नहीं दोस्त होगा, वही तो उन्हीं को तो बुलाए थे हाउडी मोदी में, ठीक है। तो इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हम उनके साथ बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ क्यों लगाते हैं ये आप जानने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, तो ये आपको जानना भी चाहिए। इसके ऊपर में मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ये ऐसा वो कह रहे थे कि भाई बिजनेस नहीं करते हैं, और इंडिया जो है वो कुछ देशों में से है जो कि यूएसए के ऊपर में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। क्यों लगाता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वो रशिया के ऊपर भी कह रहे थे कि रशिया से वो जो है वो ऑयल खरीदते हैं, जिसके बाद हम जो है उनके ऊपर 25% टैरिफ के अलावा पेनाल्टी भी लगाएंगे। और फिर जब इस चीज़ को लेकर के बात होती है तो फिर बात आती है कि ऐसा क्या है कि इंडिया जो है वो यूके के साथ भी ट्रेड कर लेता है, इंडिया जो है मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है। अभी हाल ही में मालदीव्स के साथ किया है, उसके बाद फिर ईयू के साथ भी मतलब ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। उसके बाद फ्रांस के साथ बात चल रही है, मतलब सभी देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यूएसए के साथ ही क्यों होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यूएसए का कहना है कि यूएसए का कहना है कि जो इंडिया है वो हमारे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में दिक्कत करता है, एग्रीकल्चर, मेडिकल प्राइसिंग, डिजिटल, एक एक चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में क्या दिक्कत है। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में पनीर बनाते हैं, चीज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो पनीर के मतलब दूध में हम क्या करते हैं, नींबू जैसा निचोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दूध जो है वो फट जाता है और जो है पनीर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि नींबू नहीं निचोड़ते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो एक एंजाइम का यूज करते हैं, जिस एंजाइम से दूध जो है वो अच्छे से पनीर और चीज बन जाता है। अब एंजाइम से क्या दिक्कत है, अब वो जो एंजाइम जहां से लेकर के आते हैं वो होता है काफ। वो जो गाय के बछड़े होते हैं उनके जो पेट का जो इंटेस्टाइन होता है उस लाइनिंग में वो एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का वो यूज करते हैं पनीर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए। और सोचिए कि वो एंजाइम आएगा कैसे, तो उनको ऑफ कोर्स जो काफ होंगे उनको मार करके लिया जाता होगा, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो इस तरह की चीजों में कि बिल्कुल अगेंस्ट है। इंडिया के ऑडियंस जो है, इंडिया की जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो उनको वो पसंद नहीं आएगा। और मुझे तो बात करने में अजीब लग रहा है, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन फीड, मतलब जो हम अपनी गाय माता को, हमारा जो भैंस है उसको हम जो है वो नॉन मतलब उनको हम घास फूस पत्ता ये सब खिलाते हैं, हरी हरी चीजें खिलाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोज एनिमल्स आर हर्बीवोर, वो तो शाकाहारी हैं, तो इसीलिए हम उनको वो खिलाते हैं। लेकिन वहां पर
उन गाय से, उन मतलब जो कैटल होते हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले, इसकी वजह से वो उन जानवरों को वो ब्लड मील खिलाते हैं, फिश मील खिलाते हैं, बोन मील खिलाते हैं, पोल्ट्री वेस्ट खिलाते हैं, जिसकी वजह से उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकल पाए। सोचिए कि इस तरीके से बर्बरता वो जानवरों के अगेंस्ट दिखाते हैं, और इससे जो है वो हमारे देश के लोगों को अगर ये चीज़ पता चल गया कि ये प्रोडक्ट यूएसए से आएगा, फिर जाकर के कभी भी हमारे देश के लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और भारत सरकार चाहती भी नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में आए। उसके बाद एक और कारण ये है कि वो जो मुर्गियों पालन करते हैं, तो मुर्गियों को काटने से पहले वो क्लोरीन के पानी से नहलाते हैं, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद वहां पे जो मीट होता है ना, कैटल का जो मीट होता है, वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनसे जो मीट निकालते हैं वो प्रोसेस करते हैं, काट करके जो भी होता होगा। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को साथ में एक ही रूम के अंदर में जो है, एक ही फार्म के अंदर जो है काटा जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉस कंटेमिनेशन का डर होता है, एनिमल इन्फेक्शन होने का डर होता है, और वही इन्फेक्शन जो है वो मीट में भी आएगा, और वही मीट अगर यहाँ के लोग खाएंगे तो लोग जो है वो बीमार पड़ेंगे। और इस तरह की चीज़ों को यूरोप में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पे सिस्टम रहता है, और यही सब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके दिक्कत रहा है। उसके बाद मेडिकल प्राइसिंग क्या है कि मेडिकल प्राइसिंग ये है कि वो कुछ सर्जिकल एलिमेंट जैसे कुछ नीट ट्रांसप्लांट के लिए जो कुछ मशीन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये जब यूएसए से आता है तो हमारी जो सरकार है वो कह रखी है कि भाई इतना लिमिट से ज़्यादा प्राइस तुम नहीं लोगे। कोई भी जो डॉक्टर है वो इतना इस सामान का प्राइस जो है वो इस प्राइस लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया के कस्टमर्स को अपना सामान बेचना चाहते हैं, वो लॉस में होते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा बेचते भी नहीं है। हम तो अपने देश के लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी, उसको कोई सामान अगर 30,000 में मिल जाए, जैसे नी ट्रांसप्लांट के लिए जो सामान चाहिए होता है वो उसको अभी 30,000 में मिल जाता है, लेकिन वही अगर कैप हटा दिया जाएगा तो वही सामान जो है वो 2 लाख रुपए में उसको मिलेगा। तो हम तो चाहते ही हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको हेल्थ के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, इस तरह की चीजें यहाँ पे हो, इसीलिए हम ये ऐसा करते हैं। फिर डिजिटल डेटा सुवरेनिटी क्या है कि इसमें हम कहते हैं कि भाई जो गूगल है, जो यूट्यूब है, अगर वो इंडिया के लोगों का डेटा अपने पास वो यूज करता है तो वो डेटा यूएसए में नहीं, वो डेटा इंडिया का है, इंडिया के लोगों का है, तो इंडिया में ही स्टोर होगा, जिसकी वजह से वहां के लोगों को, वहां के जो बिजनेसमैन हैं वो इस चीज को लेकर के दिक्कत में आते हैं कि भाई हमको इंडिया में अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना पड़ेगा, अलग से पैसा वेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो ट्रंप के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद रिटेल प्रोटेक्शन क्या है कि अभी तक क्या हो रहा है कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म क्या करती है कि कोई एक बायर हो गया, उसका प्रोडक्ट वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे दिखा दी, कोई दूसरा सेलर है वो उस बायर का प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म के जरिए देख करके खरीद लेता है, तो फायदा उस बायर को हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा फ्लिपकार्ट अमेजन को भी हो रहा है। अब इनका कंसर्न ये है कि जो अभी तक क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रहा था कि जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है वो कह रही है कि इसमें हम जो बायर का प्रोडक्ट रखते हैं वो हम अपना प्रोडक्ट रखते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट अपना सामान बेचेगा, अमेजन अपना सामान बेचेगा। सरकार ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर तुम ये काम करने लगोगे तो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, किराने की शॉप वाले हैं, उन सब की तो रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि तुम तो इतने बड़ी कंपनी हो, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया। उसके बाद टैरिफ ऑटोनॉमी, तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि कोई जो प्रोडक्ट यूएसए से इंडिया में आएगा तो यूएसए में उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कम होगा। अगर इंडिया में आएगा तो लोग चाहेंगे कि, क्योंकि लोगों के दिमाग में था भाई अमेरिका से आया, भाई हार्ली डेविडसन खरीदना है, तो इसीलिए वहाँ के हमारे अपने जो एमएसएमई सेक्टर्स के लोग हैं, जो हमारे अपने इंडस्ट्रीज में जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है हम उनके ऊपर में टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। ये यहाँ पे सीन रहता है। इसी वजह से जब ऐसा सिचुएशन होता है, इधर से मेदवेदेव के द्वारा मतलब भला बुरा बोला जाता है ट्रंप को, उसके बाद मोदी जी भी ट्रंप को मतलब पार्लियामेंट में जो है इनडायरेक्टली जो है कह देते हैं झूठा है भाई तू, ठीक है, तो इनको बहुत बुरा लगता है, और इसी वजह से वो एक फिर से ट्रूथ सोशल पे बोलते हैं कि भाई इंडिया और रशिया जो है वो डेड इकॉनमी है। मतलब क्या है, चाइना से हमारा ट्रेड हो रहा है तो वो डेड इकॉनमी नहीं है, इंडिया से हमारा ट्रेड हो रहा है, भले वो इंडिया जो है थर्ड परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी क्यों ना हो, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ उसका इंडिया का ट्रेड नहीं होता है, रशिया का ट्रेड नहीं होता है, इसीलिए वो दोनों डेड इकॉनमी है कि भाई तुमसे हम बात नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि तुम हमको भला बुरा बोला इसीलिए तुम भी गलत इंसान हो, तुम हमको डांट दिए इसीलिए तुम गलत इंसान हो गए। मतलब इस तरह की जो है वो बचकाना हरकत करते हैं, और जिसकी वजह से वो बड़े बड़े, जैसे इंडिया को डेड इकॉनमी कहना, रशिया को डेड इकॉनमी कहना अच्छा नहीं लगता है ना यार। तो इस तरीके से जो है वो ये बात कहते हैं, जिसकी बाद जो डेड इकॉनमी के बाद वो मेदवेदेव के ऊपर भी पर्सनल अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना, जो ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो अभी अपने आप को प्रेसिडेंट समझता अपने आप को, तो उसको भी कह देना कि वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, वो मेरे बारे में भला बुरा बोल रहा है, उसको बोल जो समझ जाने के लिए, वो ही इज एंटरिंग इनटू अ डेंजरस टेरिटरी। इस तरह की बातें करते हैं कि भाई उसको समझा लो, वो मेरे साथ ड्रामा ना करे, हमको बहुत बुरा लगा है, ठीक है, वो हमको मारा है मम्मी, ठीक है। इस तरह की बातें वो यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में ये भी ख्याल आया था कि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान का तेल निकालने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये तो बात आपको पता ही होगा कि वो चाहते हैं कि मतलब इंडिया को चिढ़ाने के लिए ट्रंप इज यूजिंग पाकिस्तान जस्ट टू टारगेट इंडिया एंड दैट्स इट। अब क्या होता है कि वो इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई ऑयल रिजर्व्स है, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे 40,000-42,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और उसको इतना अच्छा बना देंगे कि कल को पाकिस्तान जो है वो इंडिया को तेल अपना बेच सके। मतलब ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से वो तेल निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान का तेल निकालना चाहते हैं, यही बात है। उसके बाद जब ऐसा सिचुएशन आता है तो मेदवेदेव बोलते हैं कि भाई हम तो चुप रहने वाले नहीं हैं, हम यूक्रेन के जेलेंस्की नहीं है जो तुम और जेडी वैंस मिलकर जो है हमको कुछ भी बोल देगा। नहीं, तुमको एक बात बोलेगा, हम तो 4 बात बोलेंगे। तुम होगा प्रेसिडेंट लेकिन तुम यूएसए का प्रेसिडेंट है, यूक्रेन में मेरा दोस्त ही है जो बोलेगा जो हम सुनेंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकता। मेदवेदेव बोलता है भाई कि ये पागल हो गया बंदा, ये बोलता है कि तुम डेड इकॉनमी बोल रहा है ना, तुमको एक मूवी याद है, वो मतलब सोचो इस तरह की बातें करता है। बोलते तुमको डेड इकॉनमी बोला है ना, तुमको ये मूवी याद है एक वो जो वॉकिंग डेड जैसा होता था, वॉकिंग डेड जैसा जो होता था। वॉकिंग डेड क्या होता है? एक मूवी है जिसमें जॉम्बीज के ऊपर मूवी है, ठीक है। तो वो वही वॉकिंग डेड का मूवी का रेफरेंस लेते हैं, बोलते हैं कि यही वॉकिंग डेड जैसा सिचुएशन, जॉम्बी जैसा सिचुएशन यूएसए का हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करते रहे तो। कैसे बोलता है? तो वो बोलता है कि भाई तुम डेड इकॉनमी हमको बोला पर तुमको डेड हैंड याद आता है, तो इसी में वो अग्रेसिवली कहते हैं कि डेड हैंड जो है, अगर ऐसे ही तुमने स्टेटमेंट दिया तो भाई डेड हैंड इंडिया रशिया के पास है, कि अगर तुम ऐसे ही हमको जो है वो वार्निंग देता रहा तो डेड हैंड हमारे पास है, जिसकी वजह से तुमको पता है क्या हो सकता है। वो डेड हैंड क्या होता है इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो सोचो तुम हमको फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मतलब इंसल्ट कर रहा है, तो वो मेदवेदेव कहते हैं कि अगर रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की वजह से यूएसए का जो माइटी प्रेसिडेंट है उसकी अगर इतनी, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो कहता है कि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट के एक बयान से अगर यूएसए का माइटी प्रेसिडेंट इतना बड़ा रिएक्शन देने लगता है, इतना बौखला जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि रशिया सही काम कर रहा है और रशिया ऐसे ही सही काम करेगा। मतलब पूरा तरीके से मेदवेदेव का ये इंटेंशन है कि भाई जो ट्रंप है उनकी जला देनी है, ठीक है। इस तरह की बात करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो डेड हैंड जो कि फिर से न्यूज में है, ये है क्या? तो डेड हैंड जो है वो रशिया का एक ऐसा अमेजिंग मैकेनिज्म है जिसमें रशिया, मतलब सोचो कि कितना आगे तक का सोचता है। रशिया सोचता है, वैसे भी रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल देश है, ठीक है, तो रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये तो सबको पता है। तो अब अगर रशिया के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप, तो भाई तो रशिया भी रिटालिएट करेगा, उस देश को साफ कर लेगा। लेकिन रशिया के ऊपर में इस तरीके से न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा जिससे रशिया की लीडरशिप ही नहीं बची। तो फिर रशिया का ऐसा प्लान है कि भाई अगर पृथ्वी पर रशिया एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो पृथ्वी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस पृथ्वी पर रशिया नहीं, उस पृथ्वी का कोई वैल्यू नहीं। तो वो कहता है कि अगर रशिया के ऊपर में इतना न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा जिससे जो रशिया है वहां के कोई लीडरशिप नहीं बची, ताकि अगर कोई लीडरशिप बचेगा तब तो वो न्यूक्लियर अटैक वापस से कर सकता है ना। अगर कोई नहीं बचेगा तो वहां पे ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे खुद ब खुद पूरे दुनिया के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बरसने लगेगा। रशिया के ऊपर कोई लीडर नहीं है, बट फिर भी वहां पे उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया जो पूरे दुनिया के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिराने लगेगा। इसी को डेड हैंड बोला जाता है। अब वहां पे पूरे रशिया में सेंसर्स लगे हुए हैं, जो सेंसर्स जो हैं वो वहां पे एक्सप्लोजन डिटेक्ट करेंगे, जो सेस्मिक शॉक्स होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे, रेडिएशन का लेवल डिटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन डिटेक्ट करेंगे कि हमारे लीडर्स के साथ, हाई कमांड के साथ बातचीत हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर वो देखेगा कि मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है और
उस मैकेनिज्म का, उस मशीन का लीडर्स के साथ बातचीत नहीं हो रहा है, तो वो समझेगा कि भाई रशिया को किसी ने टपका दिया, वहां के लीडर्स को किसी ने गिरा दिया है, और इसकी वजह से वो क्या करेगा कि दुनिया के हर एक कोने पे जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक वापस कर देगा, ताकि पूरी दुनिया जो है रशिया के साथ ही खत्म हो जाए। ये पूरा डेड हैंड का मैकेनिज्म है। और अगर इस डेड हैंड का इस्तेमाल रशिया का प्रेसिडेंट का सबसे क्लोज फ्रेंड कर रहा है, तो सोचिए कि सिचुएशन गंभीर है। और इस वजह से रशिया जो है वो अगेन डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं मुंह बंद करो, कीप योर मम शट। अब इसी को बोला जाता है घोस्ट वाला जो है, घोस्ट कमांडर, क्योंकि सब मर गया है तो कोई है नहीं, तो जो मरा हुआ हाथ है वही तमाचा लगाएगा, इस तरह का चीज है। उसके साथ साथ जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी सॉफ्ट तरीके से बताया है कि भाई अब देखो इंडिया का उतना, देखो रशिया को कोई लेना देना नहीं, रशिया को यूएसए से कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन इंडिया को यूएसए से बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी पीयूष गोयल साहब ने ट्रंप का इस बयान जो डेड इकोनॉमी वाला है ना, उसके लेकर के उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने बोला है कि भाई डेड इकोनॉमी अगर होते तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होते, डेड इकोनॉमी अगर होते तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होते, डेड इकोनॉमी अगर होते तो फिर तुम हमसे टैरिफ ट्रेड डील की बात नहीं करते। पाकिस्तान से ट्रेड डील के लिए तुम छटपटा रहे हो क्या? नहीं छटपटा रहे हो। बांग्लादेश से छटपटा रहे हो क्या? नहीं छटपटा रहे हो। लेकिन हमसे छटपटा रहे हो क्योंकि हमसे तुमको बेनिफिट है, और अगर हमसे तुमको बेनिफिट है तो भाई तब तो हम डेड इकोनॉमी नहीं हुए ना। है ये चीज यहाँ पे, हम अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़े हैं, हम डेड इकोनॉमी हो जाएंगे। ये सारी चीजें कहते हैं ये। उसके बाद वो भी कहते हैं कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही फैसले लेंगे। अगर हमको लगेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसले नहीं आ पा रहे हैं, हमारे एमएसएमई के अगेंस्ट है ये चीज़, हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट ये पॉलिसी है, तो वो हम चीज़ें नहीं करेंगे। और अगेन यार बात ये भी आता है कि अगर मान लेते हैं कि यूएसए के द्वारा 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर में लगा दिया गया है, तो इससे घाटा इंडिया को तो होगा नो डाउट, लेकिन इससे यूएसए का भी तो घाटा होगा। वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो नारा देते हैं ट्रंप कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ब्रेक अमेरिकाज पॉकेट हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई हमारे टैरिफ लगाएंगे, हम जनरली क्या भेजते हैं? हम ज्वेलरी भेजते हैं, हम जो है वो रॉ मटेरियल भेजते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब कपड़े भेजते हैं। अब बताओ कि जो पीटर इंग्लैंड जैसा कपड़ा, जो कॉटन का शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, चाहे कोई भी जो कपड़े हैं जनरली जो इंडिया में यूएसए में जो कपड़े हैं, समझ लो एक तरीके से उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो इंडिया भेजता है। और अगर हम कपड़े भेज रहे हैं, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल कस्टमर है, वहां का जो आम इंसान है, उसको वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा खरीदना होगा। एक तो वो वोट दिया है ट्रंप को कि भाई इकोनॉमी की हालत ठीक करेगा, ऊपर से महंगाई कपड़ा हो गया। उसके बाद जो पूरी यूएसए में जो मेडिसिन हैं उसका मेजॉरिटी पार्ट ऑलमोस्ट 50% जो है वो इंडिया से आता है। तो अगर इंडिया से मेडिसिन जाते हैं वहां पे और उसके ऊपर में ट्रंप जो है 25% का टैरिफ लगा देंगे, तो वहां के जो आम इंसान है जो कि ऑलरेडी उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा मेडिसिन है, वो और ज्यादा मेडिसिन हो जाएगा। मतलब अगर उनको बुखार लगा, सर्दी खांसी भी, तो पहले जो उनको जितने रुपए में मिलता था उससे 25% ज्यादा अब जो है प्राइस उसका मिल जाएगा, मार उसको झेलना पड़ेगा। हमसे ऑटो पार्ट्स जाता है यूएसए में, तो अगर 25% टैरिफ लगेगा तो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो ऑटो पार्ट्स जाते हैं यूएसए में, तो सोचिए कि अगर उनके देश में अगर किसी को कार रिपेयर कराना होगा, बाइक रिपेयर कराना होगा, तो वो भी उनको महंगा होगा। तो अल्टीमेटली अगर इंडिया को लॉस है तो भाई यूएसए को भी लॉस है, और यूएसए के कस्टमर को ही लॉस है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए के 25% वाला टैरिफ धमकी है कि फिर से ट्रम्प अगेन जो है वो ऐसे पलट जाएंगे? तो ये आप अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप ही के प्रतिक्रिया के लिए इतना बड़ा जो 22-23 मिनट का सेशन है वो हमने लिया है। तो प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका भाई ऐसे ही पूरा तरीके से जो स्टोरी है, टेल्स है, वो आप तक लेके आएगा। और ऐसे ही सब जियोपॉलिटिक्स के जो न्यूज हैं उसको हम क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई। और हाँ, एसएससी प्रोटेस्ट जिंदाबाद।